Hello students, welcome back to my channel. If you are new to my channel, then please subscribe to the channel and press bell icon also so that new video notification reach you first. Students, today we will do chapter 10 of SST of class 8, the establishment of East India कंपनी। ओके, सो आज हम इस लेसन में ये रीड आउट करेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में किस तरह से स्थापित हुई और इस कंपनी ने किस तरह से भारत में जो है अपनी जड़ें मजबूत करी हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है मर्चेंटलिज्म एंड ट्रेड वॉर्स। ओके, कि जो फर्स्ट उनका वे था, जो फर्स्ट उनकी टेक्निक थी जिससे वो भारत में उन्होंने अपनी कंपनी एस्टेब्लिश की, वो था उनका व्यापार। ओके, मतलब किस तरह से व्यापार और जो ट्रेड वॉर्स होती थी, जो भी मतलब व्यापार के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, उन चीज़ों से उन्होंने किस तरह से जो है वो अपनी कंपनी को जो है इंडिया में स्थापित किया। ओके, From ancient times, India had trade relations with European countries. From ancient times means कि पुराने समय से ही, प्राचीन समय से ही भारत के यूरोपियन देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते रहे हैं। मतलब इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो है वो व्यापार होता रहता था। ओके, देयर वर 3 मेजर ट्रेड रूट्स बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। ओके, कि इंडिया और यूरोप के बीच में 3 मुख्य ट्रेड रूट थे। ट्रेड रूट मीन्स कि 3 रूट्स से जो है वो ट्रेड करते थे। मतलब वहां पे वो एक जगह से दूसरी जगह पर जो है अपनी चीजें, अपनी वस्तुएं जो थे वो वहां पे भेजते थे, या खुद व्यापारी जो है वो 3 रूट से जो है वहां से आते जाते थे। ओके, which in the 15th century Turks established their control over Western Asian and Southern Eastern European countries। और 15वीं शताब्दी में क्या हुआ, जो टर्क्स थे, जो तुर्की थी, उसने क्या किया, जो वेस्टर्न एशियन कंट्रीज थी, ठीक है, पश्चिम एशिया की जो कंट्रीज थी और जो दक्षिण पूर्व यूरोपीय कंट्री थी, वहां पे अपना कंट्रोल जो है वो स्थापित कर लिया। ओके, द यूरोपियन कंट्रीज स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द न्यू सी रूट्स टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग विद आफ्टर द क्लोजिंग डाउन ऑफ द एंशियंट रूट्स। ओके, जब जो लैंड रूट थे, जो वहां पे टर्क्स ने अपना कंट्रोल कर लिया, तो अब जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो अब नया रास्ता ढूंढने लगी। ओके, कि समुद्र के माध्यम से नया रास्ता ढूंढने लगे जिससे कि वो भारत के साथ अपना व्यापार जो है वो जारी रख सके। ओके, First of all, Vasco da Gama, a Portuguese captain, reached Calicut in India on 27th May 1498 AD। ओके, और सबसे पहले, ओके, सबसे पहले जो एक पुर्तगीज कैप्टन थे वास्को डी गामा, वह कैलिकट पहुंचे। ठीक है, कैलिकट कहाँ पे है, भारत के केरला राज्य में, जो समुद्र तट पे जो एक कोस्टल प्लेस है, ठीक है, कैलिकट। तो वहां पे ये पहुंचे 27 मई 1498 ईस्वी में। इंस्पायर्ड बाय दिस द पोर्तुगीज स्टार्टेड ट्रेडिंग विद इंडिया। ओके, तो इस तरह से वास्को डी गामा ने क्या किया, समुंदर से जो है एक रास्ता ढूंढ लिया भारत के लिए, और इसके बाद जो पुर्तगीज थे, बाकी लोग भी भारत के साथ व्यापार करने के लिए भारत आने लगे, और इस तरह से उनका जो है सबसे पहले व्यापार भारत के साथ शुरू हुआ। ओके, तो सबसे पहले जो यूरोपियन कंट्री थी जो भारत में आई, वो कौन थी, पुर्तगीज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपको बनता है कि वह कौन फर्स्ट पुर्तगीज थे जो भारत आए थे और जिन्होंने समुद्र रास्ते को जो है वो डिस्कवर किया था। तो आपने ये रिमेम्बर रखना है, वास्को दी गामा थे, और ये कहाँ पे उतरे थे सबसे पहले, तो वो था कैलिकट। ओके, लेट्स कंटिन्यू द लेसन। ट्रेड वॉर्स, ठीक है, अब वो ट्रेड वॉर्स मतलब व्यापार के लिए लड़ाइयाँ भी होती थी। जो मान लो 2 कंट्रीज हैं, इंडिया में व्यापार कर रही हैं, एक को ज़्यादा मुनाफा हो रहा है या दूसरे को ज़्यादा हो रहा है, एक को घाटा हो रहा है, तो भाई आपस में ही लड़ने लगते हैं। ठीक है, कि नहीं आप जो है इस यहाँ पे व्यापार नहीं करोगे, यहाँ पे सिर्फ मैं ही करूँगा। तो इस तरह से कुछ ना कुछ इनके बीच में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, और इस तरह से भी जो इन वॉर्स में जो भी विजय हो जाता है वो वहाँ पे सेटल हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, आफ्टर Portuguese, Dutch, British and French also established their
trade relations and gradually they established their settlements in इंडिया। ओके, तो हमने देखा कि सबसे पहले पुर्तगीज आए, ठीक है, तो उसके बाद डच आए, फिर ब्रिटिश आए और फिर फ्रेंच आए, ठीक है, और उन्होंने भी ट्रेड रिलेशंस, ठीक है, ट्रेड रिलेशंस जो है वो भारत के साथ स्थापित किए और ग्रेजुअली धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, भारत में अपनी सेटलमेंट जो है वो स्थापित करने शुरू कर दी, मतलब अपनी कंपनियां, अपनी इंडस्ट्री जो थी वो भारत में स्थापित करना शुरू कर दी हैं, ठीक है। आपने ये ऑर्डर भी याद रखना है, ठीक है, कि सबसे पहले कौन आए थे इंडिया में, तो सबसे पहले पुर्तगीज, फिर डच, फिर ब्रिटिश और फिर आपके फ्रेंच आए थे, ठीक है। द रेस फॉर ट्रेड विद इंडियन अमंग देम लेड टू द वर्स, ठीक है, और क्या हुआ कि जैसे भारत के साथ व्यापार की रेस लग गई इन चारों के बीच में, ठीक है, जो पुर्तगाल है, डच है और ब्रिटिश है और जो फ्रेंच है, जो फ्रांस मतलब कंट्रीज हैं, इन चारों के बीच में आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, ठीक है। The Portuguese settlements in India were in Goa, Daman, Salsette, वसीम, मुंबई, सामतम एंड हुगली। ओके, तो जो पुर्तगीज थे, जो पुर्तगाली थे, उन्होंने भारत में गोवा, दमन, सालसेट, वसीम, मुंबई, संतम और हुगली जगह पे अपनी सेटलमेंट स्थापित कर ली। ओके, और डच ने कहा कि डच हैड देयर सेटलमेंट्स इन कोचीन, सूरत, नागपट्टनम, पुलिकत एंड चंसुरा, ठीक है, तो डच ने इन जगह पे अपने सेटलमेंट्स जो है वो स्थापित की थी। ब्रिटिशर्स हैड इन सूरत, अहमदाबाद, बरोर, आगरा, मुंबई एंड कलकत्ता, ठीक है, तो ये सारी आपको सेटलमेंट्स बता दी हैं। फ्रेंच सेटलमेंट्स वर इन पौंडीचेरी, और जो सेटलमेंट थी फ्रेंच की वो थी पौंडीचेरी, चंदननगर एंड करियाल, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने अपनी अपनी अलग अलग सेटलमेंट्स जो हैं वो बना ली थी, मतलब अपने अपने कंपनीज जो है इन प्लेसेस में स्थापित कर ली। With the passage of time to establish their hold on the settlements, there started an internal struggle among these four European powers. और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, इन चारों यूरोपियन पावर्स के बीच में अपनी सेटलमेंट्स को लेकर के छोटे छोटे स्ट्रगल्स जो हैं वो शुरू हो गए। By the 17th century, the influence of Portuguese and Dutch declined. और जो 17th century थी, जो 17वीं शताब्दी थी, उसमें क्या हुआ, पुर्तगाल और डचों का जो प्रभाव था वो खत्म हो गया, ठीक है, डिक्लाइन हो गया, मतलब कम हो गया, खत्म हो गया। Therefore, British and French powers started a struggle to control the European trade between these two powers. और इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश और फ्रेंच थे वो आपस में ही ये लड़ाई लड़ने लगे कि हम मतलब दोनों ही ये चाहते थे कि या तो मैं पूरा कंट्रोल करूं और ब्रिटिश चाहते थे कि मेरा पूरा कंट्रोल है, ठीक है। इन द एंड द ब्रिटिशर्स गॉट विक्टोरियंस, और लास्ट में क्या हुआ, टोटल कंट्रोल रह गया ब्रिटिशर्स का, ठीक है, फ्रेंच भी उनसे हार गए, ठीक है। डच और जो पुर्तगीज थे वो तो पहले ही डिक्लाइन हो गए थे, लेकिन जब ब्रिटिशर्स और फ्रेंच लोगों के बीच में जब वॉर हुई तो फिर उसमें भी ब्रिटिशर्स जो है वो जीत गए और भारत में पूरा कंट्रोल किसका आ गया, ब्रिटिशर्स का, ठीक है। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में किस तरह से स्थापित हुई, कब हुई, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, the British merchants group named Merchant Adventurers founded the East India Company to trade with India on 31st December 1600 AD, ठीक है। ब्रिटिश व्यापारियों का एक ग्रुप था जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचरर्स, ठीक है, मर्चेंट एडवेंचरर्स, और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया था भारत में 31 दिसंबर 1600 में, ठीक है, ये डेट भी आपने याद रखनी है। The British Queen Elizabeth I granted the trade privileges of 15 years to trade with India, ठीक है। अब जो क्वीन थी, ठीक है, जो महारानी थी ब्रिटेन की एलिजाबेथ फर्स्ट, इन्होंने इस समूह को, ठीक है, ये जो व्यापारियों का समूह था मर्चेंट एडवेंचर्स, इनको 15 साल का जो है वो प्रिविलेज दे दिया, विशेष अधिकार दे दिया कि वे भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये मर्चेंट एडवेंचर नाम की कंपनी थी, ठीक है, ये ग्रुप था इन व्यापारियों का, ठीक है, शुरू में वो सिर्फ व्यापार करने भारत आए थे, लेकिन इन तीनों को हराने के बाद इन्होंने अकेले की सेटलमेंट यहाँ पे कर ली और इन्होंने अपनी जो महारानी थी उनसे ग्रांट भी ले लिया 15 साल का, और उन्होंने भारत में अपनी पहली कंपनी जो है वो स्थापित कर ली, ठीक है। इन 1615 AD
The representative of the company, Sir Thomas Roe, became successful in securing trade privileges from जहांगीर। ठीक है, और क्या हुआ कि 1615 एडी में, ठीक है, 1615 एडी में सर टॉमस रो के कुछ रिप्रेजेंटेटिव थे। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव होता है प्रतिनिधि, और वो क्या हुए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजा जहांगीर, ठीक है, उस टाइम जो मुगल एम्परर थे इंडिया में वो थे जहांगीर, और सर टॉमस रो ने जहांगीर से भी प्रिविलेज ले लिया, विशेष अधिकार ले लिया व्यापार करने का। ठीक है, यहाँ पे आपको इंडिया का एक मैप दिया गया है, यूरोपियन कॉलोनीज इन इंडिया। ठीक है, कि जो यूरोपियन कंट्रीज थी, ठीक है, तो कौन कौन सी पावर आई थी, सबसे पहले पुर्तगीज आए थे, फिर डच आए थे, फिर ब्रिटिश आए थे, और फिर फ्रेंच लास्ट में आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इनके सिंबल्स दिए गए हैं मैप में शो करने के लिए कि जहाँ पे ब्रिटिश लोगों की सेटलमेंट थी उनके लिए ये बॉक्स बनाया है। ठीक है, सर्कल जो है वो डच की थी, और इस तरह से ये स्क्वायर और ट्रायंगल इस तरह से। ठीक है, तो आप इनसे देख सकते हो, ये जो ट्रायंगल शेप की थी ये किसकी कॉलोनी थी, पुर्तगीज की थी। ठीक है, और यहाँ पे भी पुर्तगीज थे, ये फ्रेंच थे, यहाँ पे ब्रिटेन का था सेटलमेंट, यहाँ पे डच है। ठीक है, और यहाँ पे भी ब्रिटेन है, ब्रिटेन। ठीक है, ये वाली है आपकी फ्रेंच सेटलमेंट है, ब्रिटेन की है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो कि किस तरह से इन्होंने जो कोस्टल एरिया था इंडिया का वहां पे अपने सेटलमेंट्स की हुई थी। ठीक है, कम बैक टू द लेसन। ब्रिटिशर्स एस्टेब्लिश्ड देयर ट्रेड सेटलमेंट्स इन सूरत, और ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने अपनी जो सेटलमेंट है वो कहाँ पे स्टार्ट की, सबसे पहले सूरत में की, अहमदाबाद, बरोच एंड आगरा। ठीक है, और इन जगहों पे भी की। In 1640 AD, Britishers established its settlements in मद्रास, चेन्नई। ठीक है, और मतलब उस टाइम चेन्नई को मद्रास कहा जाता था, तो उन्होंने चेन्नई में कब की, 1640 ईस्वी में की। In 1690 AD, Britishers established settlements in कलकत्ता। ओके, और 1690 में इन्होंने कलकत्ता में अपनी सेटलमेंट की, एंड कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट फोर्ट नेम फोर्ट विलियम्स। ठीक है, और उन्होंने कलकत्ता में 1690 में अपनी कंपनी स्थापित की, और वहां पे उन्होंने अपना पहला किला, ठीक है, पहला किला भी बनाया जिसका क्या नाम रखा, फोर्ट विलियम्स। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द फ्री ट्रेड प्रिविलेजेस फॉर 3000 रुपीज एनुअल फ्रॉम मुगल एम्परर फर्रुखशियर इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने क्या किया, जो उस टाइम मुगल एम्परर था फर्रुखशियर, ठीक है, उससे क्या किया उन्होंने, 3000 रुपए में, मात्र 3000 साल का दे करके उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है वो फ्री ट्रेड की परमिशन ले ली। ठीक है, फ्री ट्रेड मतलब उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जब भी वो इन 3 राज्यों में जब व्यापार करेंगे तो उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वे सिर्फ साल में 3000 रुपए देंगे, और उनको साल में नहीं देंगे, उनको सिर्फ उन्होंने पूरा 3000 दे दिया मुगल एम्परर फर्रुखशियर को, और अब उन्होंने फ्री ट्रेड प्रिविलेज ले लिया। ठीक है, अब वो फ्री कर सकते हैं, यहाँ पे जा जितना मर्जी चाहे तब तक यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, और ये सबसे बड़ी गलती रही थी मुगल एम्परर फर्रुखशियर की, जो इन्होंने इनको फ्री ट्रेड का प्रिविलेज दिया था। British imported in India lead, mercury, clothes, and exported from India cotton clothes and silk cloth, singar, spices, indigo and opium। ठीक है, अब ब्रिटिश लोग क्या करने लगे, वो भारत में इंपोर्ट करते थे। ठीक है, मतलब जो भारत लेके आते थे वो भारत में लेके आते थे लेड, मरकरी और क्लोथ्स। ठीक है, और भारत जो जो एक्सपोर्ट करते थे, मीन्स कि भारत से वो अपनी कंट्रीज में क्या क्या लेके जाते थे, वो होते थे कॉटन क्लोथ्स एंड सिल्क क्लोथ, सिंगार, स्पाइसेस, इंडिगो एंड ओपियम। ओके, gradually the Britishers started interfering in the Indian affairs and became the paramount power in India। और ग्रेजुअली धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स थे, जो कंपनी के लोग थे, वो इंडियन अफेयर्स में भी इंटरफेयर करने लगे। ठीक है, मतलब जो भी प्रशासन का काम होता था, भारत के जो अपने काम होते थे, जो भी उनका प्रशासन था, सरकार था, उसके बीच में भी वो इंटरफेयर करने लगे, और वे भारत में पैरामाउंट पावर जो है वो बन गए। ठीक है, पैरामाउंट पावर मीन्स सुप्रीम पावर बन गए। अब वो हर जगह जो है अपना इंटरफेयर करने लगे,
और जो भी किंग्स थे या जो भी उनके किंगडम थे उसमें भी वो इंटरफेयर करने लगे। ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, आगे आपको फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया है कि इन्होंने किस तरह से सेटलमेंट की इंडिया में। सो आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1664 AD फ्रेंच एस्टैब्लिश्ड अ ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, अब ब्रिटिश के बाद इन्होंने भी 1664 में अपनी एक ट्रेडिंग कंपनी जो है वो सेटल की। कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स सेटलमेंट्स इन चंदरनगर, माही एंड करिकाल। ठीक है, और इन्होंने अपनी जो सेटलमेंट्स थी, जो अपनी कंपनीज थी, वो इन प्लेसेस में सेटल की। अंडर द लीडरशिप ऑफ द गवर्नर ड्यूमा एंड डुप्लेक्स ऑफ फ्रेंच कंपनी प्रोग्रेस्ड। ठीक है, और इस कंपनी के लिए जो उनके गवर्नर ड्यूमा एंड डुप्लेक्स थे, उनके नेतृत्व में जो है वो कंपनी ने खूब प्रोग्रेस भी किया। टू स्टॉप द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंच कंपनी ब्रिटिशर्स स्टार्टेड वॉर विद फ्रेंच। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो ब्रिटिश लोग थे, जो ब्रिटेन के लोग थे, जो भी मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, अब उनको इनके प्रभाव से डर लगने लगा। ठीक है, कि जो फ्रेंच कंपनी है वो उनसे ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, इसलिए उन्होंने फ्रेंच पावर को, फ्रेंच जो कंपनी थी उसको दबाने के लिए उनके साथ लड़ाई शुरू कर दी। ठीक है, तो इनके बीच में जो लड़ाई हुई है, ठीक है, इसके बारे में हम रीड करेंगे। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। नेक्स्ट हम एंग्लो फ्रेंच राइवलरी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में किस तरह से युद्ध हुए अपनी पावर को जो है इंडिया में सेटल करने के लिए। To establish their supremacy over trade and politics, there started a struggle between French and Britishers. भारत की राजनीति और व्यापार पर अपनी सुप्रीमेसी स्थापित करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। इन यूरोप आल्सो द फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स वर राइवल्स। ठीक है, भारत में तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हो ही रही थी, लेकिन यूरोप में भी जो ये दोनों कंट्रीज थी आपस में, वहां पे भी ये दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। ठीक है, राइवल्स होते हैं विरोधी। दिस स्ट्रगल लेड टू 3 कार्नेटिक वॉर्स। ठीक है, और इस संघर्ष से, ये जो छोटी छोटी लड़ाई होती थी इनके बीच में, इनसे क्या हुआ कि 3 कार्नेटिक वार जो है वो वहां पे हो गई। द ब्रिटिशर्स गॉट विक्टोरियस इन दीज वॉर्स, और तीनों ही लड़ाइयों में विजय किसकी हुई? ब्रिटिश लोगों की। द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ 3 वॉर इज गिवन बिलो, और जो भी तीनों लड़ाइयाँ इनके बीच में हुई है इसकी पूरी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे दी गई है। सो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर इज 1746 to 48। फर्स्ट वॉर जो है वो यहाँ से यहाँ तक हुई है। In 1740 AD, over the question of succession of Austria, there started a war between Britishers and French in Europe। ठीक है, ऑस्ट्रिया के सक्सेशन के ऊपर जो है इन दोनों के बीच में भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। As a result of this, the first Carnatic War was started in India between these powers। और इसके साथ ही भारत में भी इन दोनों के बीच में लड़ाई जो है वो शुरू हो गई। In 1746 AD in India, French governor Dupleix occupied Madras, a settlement of Britishers which was situated in Carnatic state। और 1746 में क्या हुआ? फ्रेंच गवर्नर डिप्लेक्स ने जो है मद्रास सेटलमेंट पे जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया, वहां पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया, जो कि किसकी सेटलमेंट थी? ब्रिटिशर्स की थी। ठीक है, और विच वॉज सिचुएटेड इन कार्नेटिक स्टेट। कार्नेटिक स्टेट मीन्स सदर्न इंडिया। The Nawab of Carnatic, Anwaruddin, asked the French to return Madras to Britishers। ठीक है, और वहाँ का जो नवाब था उसने फ्रेंच लोगों को बोला कि आप मद्रास वापस ब्रिटिशर्स को लौटा दो। बट द फ्रेंच रिफ्यूज टू डू सो, परंतु फ्रांस ने जो है ये सब करने से मना कर दिया। Because of this, Britishers tried to control Pondicherry but were unsuccessful। ठीक है, और इसके कारण क्या हुआ? ब्रिटिश लोगों ने पौंडीचेरी को जो है उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की, परंतु वहां भी वे असफल रहे। ठीक है, As soon as the Austrian War in Europe ended, the war in India also came to an end। ठीक है, और जिस तरह से जो है ऑस्ट्रिया में वॉर खत्म हो गई यूरोपीय देशों के बीच में, तो उसके साथ ही भारत में भी इन दोनों के बीच में लड़ाई खत्म हो गई। नेक्स्ट है सेकेंड कार्नेटिक वॉर। आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ कार्नेटिक, द ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच हेल्प ईच अदर राइवल।
in the War of Succession of Carnatic and Hyderabad. Because of this, Second Carnatic War was fought between French and Britishers. और फर्स्ट कार्नेटिक वार के बाद क्या है, ब्रिटिश और फ्रेंच ने जो है एक दूसरे की हेल्प की, ठीक है, और फॉर सक्सेशन ऑफ कार्नेटिक एंड हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद और जो कार्नेटिक स्टेट थे उनके सक्सेशन के लिए, वहां पे उनके ऊपर अधिकार स्थापित करने के लिए, ठीक है, जो कि किसके बीच में हुई, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई सेकेंड कार्नेटिक वार। तो सेकेंड क्यों हुई, इसका रीजन भी यहाँ पे है। इन 1748 एडी आसिफ शाह द निज़ाम ऑफ हैदराबाद डाइड, ठीक है, 1748 में आसिफ शाह जो निज़ाम था हैदराबाद का, वो उनकी डेथ हो गई। वार ऑफ सक्सेशन स्टार्टेड बिटवीन हिज सन नाजिर जंग एंड ग्रैंडसन मुजफ्फर जंग, ठीक है। अब इनकी डेथ हो गई 1748 में हैदराबाद में, तो अब इनके बेटे नाजिर जंग और इनके पोते मुजफ्फर जंग के बीच में लड़ाई शुरू हो गई कि मैं जो हूँ सिंहासन पे बैठूंगा, ये कहता है मैं बैठूंगा, ठीक है। इन दिस वॉर ब्रिटिशर्स हेल्प नाजिर जंग एंड फ्रेंच हेल्प मुजफ्फर जंग, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिश जो लोग थे इन्होंने नाजिर जंग की हेल्प की, और जो फ्रेंच थे उन्होंने मुजफ्फर जंग की हेल्प की। In this way, Chanda Sahib, with the help of French, became the Nawab of Carnatic after overthrowing Nawab Anbaruddin in 1751 AD. When Muzaffar Jung died, then French made Salawat Jung the Nawab of Hyderabad. और इस तरह से जो चंदा साहिब थे वो बन गए नवाब, ठीक है, किसकी सहायता से, फ्रेंच लोगों की सहायता से वो नवाब बन गए, कहाँ के, कर्नाटक के, ठीक है। कर्नाटक मीन्स जो साउथ में जो कर्नाटक राज्य के साथ जो एरिया है वहाँ के। और कैसे बने, क्योंकि वहाँ पे तो पहले नवाब थे अनवरुद्दीन, ठीक है, तो इनको हटा करके वहाँ पे खुद नवाब बन गए चंदा साहिब, और इनकी हेल्प की फ्रेंच लोगों ने। तो अब चंदा साहिब ने भी फ्रेंच लोगों को कुछ देना था, तो उन्होंने क्या दिया, इन 1751 एडी व्हेन मुजफ्फर जंग डाइड, देन फ्रेंच मेड सलावत जंग द नवाब ऑफ हैदराबाद, ठीक है। और जब 1751 में मुजफ्फर जंग की भी डेथ हो गई, तो क्या किया फ्रेंच लोगों ने, सलावत जंग उनको हैदराबाद का नवाब बना दिया। ही गेव अवे सम ऑफ द टेरिटरीज ऑफ नदरन सरकार टू द फ्रेंच, और उन्होंने जो है नदरन सरकार, ठीक है, जो भी नदरन सरकार का जो एरिया था, टेरिटरीज होती है कुछ क्षेत्र, ठीक है, वो दे दिए उन्होंने फ्रेंच लोगों को दे दिए। ड्यूरिंग दिस टाइम रॉबर्ट क्लाइव अ ब्रिटिश ऑफिसर अटैक द कैपिटल ऑफ कर्नाटक, और इसी दौरान जो ब्रिटिश ऑफिसर रॉबर्ट क्लाइव था उन्होंने कर्नाटक की जो कैपिटल थी वहां पे अटैक कर दिया। ही इज रॉबर्ट क्लाइव। चंदा साहिब was killed and मोहम्मद अली was made the नवाब of कर्नाटक, और इस लड़ाई में चंदा साहिब की डेथ हो गई, उनको मार दिया गया और मोहम्मद अली को वहां का नवाब बना दिया गया, ठीक है। Dupleix was called back to France and in his place गोदी was appointed as a governor, ठीक है। डुप्लेक्स को वापस बुला लिया गया फ्रांस, और उनकी जगह पे जो गोदी थे उनको गवर्नर बना दिया गया, ठीक है, कंपनी का भारत में। और इसके बाद आप पढ़ेंगे थर्ड कार्नेटिक वार के बारे में। In 1756 AD, 7 year broke out in Europe between England and France. Therefore, in India, two war broke out between these two powers. ठीक, 1756 में यूरोप में फिर से इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, तो इस तरह से जो भारत में उनकी कंपनीज थी उनके बीच में भी लड़ाई शुरू हो गई, ठीक है। द फ्रांस गवर्नमेंट सेंट कॉन्ट टिलली टू एंड द ब्रिटिश पावर इन इंडिया, और फ्रांस गवर्नमेंट ने जो है, जो कॉन्ट टिलली था उसको जो है भारत भेजा ताकि वो ब्रिटिश पावर को खत्म कर सके। वट ही फेल्ड, परंतु वे असफल रहे। इन 1763 AD द ट्रीटी ऑफ पेरिस वाज साइन बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच इन यूरोप, ठीक है। और 1763 में पेरिस की एक संधि हुई फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। विद दिस द वॉर केम टू एन एंड, और इसके साथ इनके बीच में लड़ाई भी खत्म हो गई। एज अ रिजल्ट वॉर विच वॉज गोइंग ऑन इंडिया आल्सो केम टू एन एंड,
और जब यूरोप में लड़ाई खत्म हो गई तो भारत में भी इन दोनों कंपनीज की लड़ाई खत्म हो गई। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी द सेटलमेंट्स ऑफ पौंडीचेरी एंड माही वर रिटर्न टू द फ्रेंच। और इस संधि में क्या सेटलमेंट हुई कि जो पौंडीचेरी और माही के जो क्षेत्र थे वो वापस फ्रांस को लौटा दिए जाएंगे। What they were not allowed the fortification of these settlements, ठीक है, लेकिन उनको ये अलाउ नहीं किया गया कि वे जो भी क्षेत्र उनको दिए गए वे उसका फोर्टिफिकेशन नहीं करेंगे, मतलब वहां पे किले नहीं बनाएंगे, ठीक है। दे कुड ओनली ट्रेड नाउ, अब वे सिर्फ व्यापार ही कर सकते हैं। सो इन दिस वे द फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन इंडिया केम टू एन एंड, ठीक है। और इस तरह से जो फ्रेंच इन्फ्लुएंस था वो भी इंडिया में खत्म हो गया और अब किसका बचा, सिर्फ ब्रिटिश लोगों का। एंड द पैरामाउंसी ऑफ ब्रिटिशर्स कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। तो हमने लेसन में देखा कि किस तरह से जो ब्रिटिश पावर्स थी उन्होंने सबसे पहले पुर्तगीज, डच और फिर फ्रेंच, इन तीनों पावर्स का जो है वो एंड किया और खुद को जो है वो वहां पे स्थापित किया, ठीक है। सो आज हम लेसन यहीं तक रीड आउट करेंगे। लेसन का रेस्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। टिल देन रिवाइज दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट. If you are new to my channel then please subscribe to the channel and press bell icon also. Thank you for watching this video.